झारखंड के पहले चरण के चुनाव के लिए थोड़ी देर में चुनावी शोर थम जाएगा। शाम के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे। झारखंड की 43 सीटों पर 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कुछ क्षेत्रों में वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, तो पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवारोरों के भाग्य का फैसला भी होगा। 1,36,85,509 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या 68,65,208 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 68,20,000 है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,91,553 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर प्रवास के दौरान लंबे समय से बंद जेसी मिल का निरीक्षण किया और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जेसी मिल खोलने को लेकर जो भी समस्या सामने आ रही है उसका समाधान करेंगे। हाईकोर्ट के समक्ष भी सेटलमेंट को लेकर प्रस्ताव रखेंगे। सीएम के निरीक्षण और आश्वासन के बाद एक बार फिर से मजदूरों की उम्मीद जागी है। बता दें कि जेसी मिल के मजदूर अपने अधिकारों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। हमारी सरकार गरीब, मजदूर, पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। अगर औद्योगिक निवेश चाहती है तो मजदूरों के हित में भी हमारी सरकार सबसे पहले खड़ी है। हमने निर्णय किया था कि जेसी मिल के एक बहुत पुराना प्रकरण है जिसमें शासन एक पार्टी है और इस नाते से हमने निर्णय किया कि मजदूरों के हित में हमारा निर्णय होना चाहिए। सबसे पहले जो 6-7-8 हज़ार मजदूर हैं उनके पक्ष में जो सरकार का भाव है कि उन सबको मदद करके हम अपने उस कमिटमेंट को निभाएं। जब इंडस्ट्री डली होगी, ये अलग बात है कि इंडस्ट्री जब डली होगी तब डली होगी, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन आज भी उस पक्ष से लोग उम्मीद नहीं देखते। सरकार किसी की उम्मीद नहीं तोड़ेगी। हाई कोर्ट में भी यही पक्ष रख रहे हैं कि हम उनको सेटलमेंट करना चाहते हैं। वो और उससे जुड़े हुए जो भी पक्ष है सबके हित के बारे में ध्यान रखते हुए इसका समाधान खोजना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वटाल स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के 200वें स्थापना दिवस समारोह में वर्चुअल तरीके से भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को भी संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 1824 में स्थापित ये मंदिर कई दशकों से धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश को बांटने की साजिश चल रही है। ऐसी ताकतें जो देश को बांटने में लगी हुई हैं, हमें ऐसी ताकतों को पहचानना होगा। ऐसी ताकतों को हमें एक साथ मिलकर नाकाम करना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा देश के युवाओं को कौशल युक्त बनाना होगा। आजकल मैं दुनिया के जिस नेता से मिलता हूं, उनकी इच्छा रहती है कि देश के स्किल्ड युवा उनके साथ काम करें। आज दुनिया भारत के युवाओं की प्रतिभा से परिचित है। हमारे युवा राष्ट्र के निर्माण में बहुत सहायक होंगे। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोई बाहर वाला काम नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा। 140 करोड़ देशवासियों को ही करना पड़ेगा। यहां बैठे हुए सब हरिभक्तों को करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत होती है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा सकता है। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस अंग्रेजों की नीति पर चलती आई है। वो साधु संतों पर बयान देने का हक खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। सीएम योगी एक सच्चे संत हैं। सीएम योगी का संदेश है कि बंटने से समाज में सभी का नुकसान होगा। कांग्रेस का इतिहास सबने देखा है। या तो सफेद कपड़े डाले, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपकी पूछेंगे, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना।
कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना। कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं। बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल रूप से जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ भी किया जाएगा और प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम आनंद साव ने कहा है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। गौरव दिवस पर जशपुर में पदयात्रा निकाली जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी है और उनके जीवन से जनता को प्रेरणा भी मिली है। इस आयोजन में आदिवासी गौरव पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों के साथ साथ कई राज्यों के आदिवासी कलाकार भी शामिल होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुंचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, ताकि आज की पीढ़ी लोग उनके वीर गाथा के बारे में जान सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरकार धान खरीद। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश को शपथ उन्होंने ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे और गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है। इसके साथ ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में इस पद से रिटायर हुए हैं। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। दिल्ली हाईकोर्ट के जज नियुक्त होने से पहले वे तीसरी पीढ़ी के वकील थे और उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। IMC के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने भड़काऊ बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। तौकीर रजा ने कहा कि हुकूमत हमेशा बेईमान रही है, लेकिन आज की सबसे ज्यादा बेईमान है। आप हम पर नजर रखते हैं, लेकिन अपने ही मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली गाय की चर्बी पर नजर नहीं डालते हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। हमारी तादाद को छिपाते हो जिस दिन सड़कों पर आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और तुम आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में सुंदरकांड और मंदिर जाने को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि चीफ वार्डन आयशा रईस के आदेश पर उन्हें सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने पर रोका गया और माफीनामा लिखवाया गया। साथ ही छात्राओं से वार्डन ने कहा कि अगर उन्हें मंदिर जाना है तो पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय में हलचल मच गई है। छात्राएं इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। वहीं इस विवाद को लेकर ABVP के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ABVP के छात्र विश्वविद्यालय के मेन गेट पर इकट्ठा हुए
और राम धुन का आयोजन कर प्रशासन से इस मुद्दे पर सद्बुद्धि की अपील की गई। जो वार्डन मैम ने कुछ टिप्पणियां छात्राओं के द्वारा की गई हैं और माफ़ीनामा आधी रात को वार्डन मैम ने कहा कि आप किसी प्रकार के सत्संग में गए थे। इससे पहले हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, भजन संध्या का कार्यक्रम। उस भजन संध्या में छात्रा लेट थी, तो वार्डन मैम ने कहा कि आप हमें माफ़ीनामा दीजिए कि आप उस भजन संध्या में गए। तो मेरा बस इतना ही कहना है, अगर कोई छात्रा अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ती है तो वार्डन मैम उसको उसके धर्म के प्रति आगे बढ़ने से ना रोका जाए, किसी भी धर्म के प्रति। वार्डन द्वारा हमारी बहनों को, छात्राओं को मंदिर जाने से, सुंदरकांड में जाने से रोका जाता है, जबकि छात्राएं मॉल जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, तब कोई लिखित परमिशन नहीं मांगी जाती। लेकिन जब छात्रा, हमारी बहन सुंदरकांड के लिए जाती है तो उससे लिखित परमिशन मांगते हैं कि आप अगर जाओगे तो लिखित परमिशन होगी, अन्यथा आप पे कार्रवाई करेंगे, आपको हॉस्टल से निकाल देंगे। इसी के संदर्भ में ये रामधुन का आयोजन विद्यार्थी परिषद ने किया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। वेतन विसंगति समेत 15 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल और संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। ये कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर आंदोलन करेंगे और फिर 18 नवंबर को सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे। तो उसके बाद भी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो 25 नवंबर को जंगी प्रदर्शन की तैयारी कर दी गई। सबसे बड़ी मांग हमारी, बहुत बड़ी मांग नहीं है, सबसे बड़ी मांग हमारी 1 ग्रेड पे की है, जो सभी नियमित कर्मचारियों के कैडर की है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है शासन के लिए, सब अनार्थिक मांग है। जैसे हमारे संविदा नीति है, हम 2018 से 5 साल लड़ाई लड़ते रहे हम लोग संविदा कर्मचारी। उसके बाद भी अभी 23 में नीति में संशोधन हुआ। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पंचायत करके सारे आदेश भी जारी हो गए। अब उस नीति को NHM द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा आदेश जारी नहीं किया जा रहा है, तो हमारे 32,000 जो संविदा कर्मचारी हैं वो प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PSC-S प्री 2024 और ROARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की गई। प्रतियोगी छात्र हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। गुस्साए छात्रों ने पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ डाली है, जिसके साथ ही पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई। प्रतियोगी छात्र